हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है, चूँकि हम सभी के सामने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बोर्ड के द्वारा दिया गया है जब किसी एक बच्चे ने आरटीआई डाला था। तो आज हम उसी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पर डिस्कशन करने वाले हैं कि और आखिरी में जो इसका आउटपुट आपको मिलेगा एक नॉर्मलाइजेशन का, मैं वो दे दूंगा फॉर्मूला। जो भी बच्चा है जिस भी शिफ्ट का होगा वो बस अपना वहाँ पे नंबर रखे और उससे उसका पता चल जाएगा कि उसका मार्क्स कितना बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन किस चीज़ पर निर्भर करता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये नॉर्मलाइजेशन का डिटेलिंग वाला वीडियो। तो दोस्तों आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर एक, मैंने बहुत सारा एनालिसिस करके लिखा हुआ है। ये आपको सिर्फ एक पेज पर दिख रहा है, इतना सा करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। ठीक है, ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है किस चीज़ का, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो आपको सबसे ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, एम आई जे इज इक्वल टू एम जी टी माइनस एम जी क्यू अपॉन में एम आई माइनस एम आई क्यू इंटू एम आई जे माइनस एम आई क्यू ब्रैकेट बंद प्लस एम जी एम क्यू, ये है। लेकिन यहाँ से देखने पे कुछ समझ नहीं आता है, तो चलिए मैं एक एक करके आपको पहले सभी चीज़ टर्म्स को डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे एनालिसिस पे चलेंगे। तो एम आई जे जो है वो है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, एम जी टी जो है तो जो भी टोटल कैंडिडेट है ना उनका जो टॉप 0.1% होगा टोटल कैंडिडेट्स का, उसका एवरेज मार्क्स होगा। यानी कि जैसे 10,746 है, इसका 0.1% निकालेंगे, जितना कैंडिडेट आएगा उतने टॉप कैंडिडेट्स के मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, एम जी क्यू क्या है? अब देखिए एम जी क्यू क्या है, सभी टोटल कैंडिडेट का मीन यानी कि एवरेज एंड प्लस उन्हीं सभी कैंडिडेट का स्टैंडर्ड डेविएशन, जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो वो क्या निकलेगा, एम जी क्यू। एम आई आई क्या है? एम आई आई है, अब देखिए जो चीज़ हमने एम जी टी में देखा ना वही आप एक शिफ्ट में देख लीजिए कि किसी एक शिफ्ट में पूरे जो उसका अगर आप ज़्यादा नंबर से कम नंबर की तरफ अगर आप ऐसे सूची बनाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स टू मिनिमम मार्क्स की तरफ अगर हम आते हैं, तो जो 0.1% टॉप 0.1% कैंडिडेट होंगे उनके जो मार्क्स होंगे उनका एवरेज को हम क्या बोलेंगे, एम आई आई। एम आई क्यू कहेंगे कि वही उसी शिफ्ट में, कोई एक पर्टिकुलर शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मीन और उन्हीं सबका स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का समेशन, दोनों का जोड़ जो होगा वो एम आई क्यू होगा। और एम जी एम क्यू जो होगा वो होगा कि जो टोटल जितने शिफ्ट का जो वो आया हुआ है, मीन आया हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा मीन होगा, ठीक है, मीन यानी कि एवरेज, जिसका सबसे ज़्यादा एवरेज होगा वो, एंड प्लस जो ओवरऑल सभी कैंडिडेट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन आया उन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एम जी एम क्यू। ठीक है, तो चलिए आइए हम आपको एनालिसिस अब स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास जो टोटल सैंपल्स थे वो थे मेरे पास 389, जो कि लगभग 4% आता है जो टोटल कैंडिडेट जो आरटीआई में दिखा गया है। इसका अगर मैं 0.1% लेता हूँ तो वो लगभग 11 आता है। यानी कि अगर मुझे एमजीटी फाइंड करना है तो इन 11 शुरू के 11 बच्चों के नंबर का एवरेज लेना पड़ेगा। तो वो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन मैंने क्या करा है, एक एवरेज ले लिया है, एक एजम्पशन ले लिया है कि 72 होगा ही होगा, निश्चित है। जैसा कि मेरे पास डेटा आया है उसी को एनालाइज करके देखा मैंने, तो 72 जो है वो होना चाहिए। तो टॉप 11 जो एम है वो हमने क्या सेलेक्ट किया, 72। अब सिमिलरली अब देखो एम जी क्यू क्या था कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स एंड प्लस उनका स्टैंडर्ड डेविएशन, उन दोनों को जोड़ देंगे। तो जो टोटल नंबर कितने 389 थे, इनके जितने मार्क्स हैं उन सबको जोड़ के 389 से भाग दिया तो मेरे पास जो एवरेज आया वो क्या आया, 54.67। और जब उनका मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो मेरे पास आया 6.98। जब इन दोनों को मैंने जोड़ा तो एम जी क्यू जो आया वो है 61.65। तो एम जी क्यू भी डिफाइन हो गया। अब चलिए समझ लेते हैं कि एम आई आई क्या है। ठीक है, अब एम आई आई समझने से पहले हम लोग अब चलते हैं शिफ्ट पे। मैंने शिफ्ट को कैसे अरेंज किया है आप लोग वो देख लीजिए। तो आपको दिख रहा होगा आपके सामने मैंने क्या लिख रखा है, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त। आप सरप्राइज होंगे कि इसमें पहला दूसरा तीसरा शिफ्ट कहाँ है ना। तो ऐसा मैंने नहीं लिया है। इसका रीज़न क्या है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होना, इसका यही कारण है। क्यों नहीं? क्योंकि हर एक शिफ्ट के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, क्या है, एक्यूरेट है, ये सभी को पता है कि जो डेटा आता है वो उतना परफेक्ट 100% परफेक्ट तो है नहीं। तो इसीलिए मैंने क्या करा कि मैंने 10 अगस्त को ही एक शिफ्ट माना और उसके तीनों शिफ्ट को मैंने जोड़ लिया। वैसे ही 11 अगस्त का किया, वैसे ही 12 अगस्त का किया। तो मैं यहाँ बता देता हूँ 12 अगस्त में मेरे पास सबसे कम डेटा है। अब 10 और 11 अगस्त का जो एनालिसिस होगा उसके ऊपर आप 70 to 80% आप विश्वास कर सकते हैं। 12 अगस्त के एनालिसिस पे आप 40 to 50% विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 20% का मार्जिन में लेकर के चल रहा हूँ इन दोनों के केस में, बिकॉज सैंपल जो हमारा साइज है वो कितना है,
4% ही है, सारे डेटा नहीं है। अगर हमको आप दे देंगे डेटा तो हम और भी इसका एनालिसिस कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 10 अगस्त में तीनों शिफ्ट में जितने मेरे पास डेटा थे, टोटल 186 थे तीनों शिफ्ट के अलग अलग, इन सभी को मैंने क्या किया, जोड़ के उसका मीन निकाला, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। अब MIQ क्या था, मैंने क्या बताया था, सम ऑफ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो MIQ आ गया। और MII क्या है, मैंने यहाँ पे 74 ही फिर एज्यूम किया है, मैंने ये माना है। क्यों? क्योंकि 10 अगस्त का शिफ्ट जो है वो ईजीएस्ट शिफ्ट में गिना जा रहा है। मैं तीनों का ओवरऑल लेकर के बात कर रहा हूँ, अब यहाँ ओवरऑल की बात हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि इजी, हार्ड एंड मॉडरेट में कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। अब देखिए 10 अगस्त का जो मीन मार्क्स है वो 58.26, इसका है 55.75 और इसका है 50। तो यहाँ से पता चलता है कि ये ईजी, ये मॉडरेट और ये हार्ड है। तो इसी हिसाब से मैंने क्या किया यहाँ पे, MII यानी कि जो एवरेज होगा, टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट होगा ना, उसके एवरेज मार्क्स मैंने सेलेक्ट किया है। अगर आप देख लीजिए पहले वाले में क्या था, यहाँ पर अगर 11 था तो यानी कि अगर 11 था तीनों शिफ्ट में मिलाकर, 10, 11 और 12 में, तीनों में दिन में 11 बच्चे अगर आए हैं, तो अगर आप इसको 3 से भी डिवाइड कर देते हैं तो 4 बच्चे आएंगे टोटल। और क्या आपको नहीं लगता है कि 4 बच्चों का 74 नंबर आया होगा? ज़रूर आया होगा। इसी प्रकार से मैंने 10 अगस्त का भी, इसमें 170 डेटा थे मेरे पास, इसका मीन 55.75, स्टैंडर्ड डेविएशन 7.07, MIQ जो आया वो 62.92, इन दोनों का जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। और MII मैंने लिया यहाँ 72, ठीक, इससे 2 कम, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ईजी है और ये मॉडरेट है। वैसे ही 12 अगस्त का अगर आप देखें तो 12 अगस्त का जो है, 12 अगस्त का अगर आप डेटा देखें तो 33 डेटा है। अगर और मैं सभी जो भी 12 अगस्त के बच्चे मुझे सुनेंगे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट में अपना डेटा जरूर दें, ताकि जैसे जो ये 33 है ना, ये अगर 90-92 तक पहुंचेगा तो ये डेटा में और ज़्यादा पिक्चर इसका क्लियर हो जाएगा 12 अगस्त का भी। तो जितना मेरे पास डेटा था उसमें जो मीन आया वो आया 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.79, MIQ आया 56.79 और इसमें MII मैंने लेकर के चल रहा हूँ 70, ठीक है। सिमिलरली एजम्पशन पर है ये चीज़, ओके। अब चलिए हम चलते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको जो ये फॉर्मूला था हम लोगों का, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसका मैंने आपको एक एक टर्म को समझा दिया, एक एक टर्म का यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आया है मेरे एनालिसिस के बाद, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारा समय है कैलकुलेट करने का कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिए, आपके सामने मैंने लिख रखा है 10 अगस्त लिखा है, उसके नीचे जो फॉर्मूला था हम लोगों का नॉर्मलाइजेशन का, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है। और सेम जो वैल्यू अभी हम इधर से पूरे इस वाले इधर के एनालिसिस से लाए थे ना, उस वैल्यू को बस मैंने यहाँ पुट किया और एक फाइनल एक इक्वेशन ये निकल करके आया है। तो जो बच्चे भी 10 अगस्त के किसी भी शिफ्ट में, आप क्या करिए, यहाँ पे अपना नंबर को पुटअप करिए, यहाँ पे नंबर डालिए MIJ की जगह, और उसके बाद इस चीज़ को सॉल्व करिए। तो जो आपका नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होगा। वैसे 11 अगस्त वाले भी क्या करिए, इस वाले इक्वेशन में MIJ की तरह जगह अपना मार्क्स रखिए और अपना नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और 12 अगस्त वाले भी क्या करिए, इस इक्वेशन में अपना यहाँ पर मार्क्स रखिए और इस पूरे इसको कैलकुलेट करिए, जो मार्क्स आएगा वो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होगा। तो मैंने आपको 3 इक्वेशन दे दिया, जो भी अपने अपने जिस भी शिफ्ट के हैं, मतलब 10 अगस्त के हैं, 11 अगस्त के हैं, 12 अगस्त के हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देख सकते हैं। ये मोटा मोटी आपको चीज़ बता देगा कि क्या होने वाला है। तो चलिए अब एक और फैक्ट पे बात करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि घटेगा या बढ़ेगा, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए आइए उसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, आपके सामने मैंने क्या कर रखा है, कुछ एक डेटा लिया है, मैंने एक मार्क्स सेलेक्ट किया। अब देखते हैं कैसे घटता है या बढ़ता है, ठीक है। ओके, अब देखिए मार्क्स लिया मैंने 61 किसी एक बच्चे का 10 अगस्त में। तो जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो इसका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आता है वो आता है 60.05, यानी कि आप देखिए ध्यान से, मार्क्स घट गया है, ठीक है ना। अब वही चीज़ अगर यहाँ 11 अगस्त में कैलकुलेट करते हैं तो 61 बन जाता है 63.07, यानी कि 2 नंबर यहाँ बढ़ गए हैं। और इसी नंबर को अगर हम 12 अगस्त में कैलकुलेट करते हैं तो वो यहाँ पर आप देखिए 61 68 बन करके आ रहा है, क्योंकि इसका शिफ्ट हार्ड था, जैसा कि हमारा 33 लोगों के डेटा बता रहा है, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें जो बात हो रही है ना कि इंक्रीज़ करेगा कि डिक्रीज़ करेगा, वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है आपके ये और ये वैल्यू पर। आपका जितना रॉ मार्क्स होगा ना, वो जितना इस वाले चीज़ के करीब होगा, ठीक है, उतना ही आपका जो मार्क्स होगा वो कम घटने का उम्मीद होगा, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का यहाँ पे 61 ना होके क्या हो गया, 65 मार्क्स हो गया। कितना मार्क्स हो गया, 65। तो 65 को 65.36 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, करिएगा तो आएगा
0.36 आएगा। अब -0.36 को आपको 1.19 से गुना करना है, सॉरी इसको किससे गुना करना है, गुना 1.19 से इसको गुना करना है ना। तो अगर आप 65 को 65.36 से माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा, -0.36, और -0.36 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा एंड प्लस इससे जोड़िएगा तो आपके पास जो डेटा आएगा ना वो आएगा 64.81। यानी कि आप देख लीजिए आपका रॉ मार्क्स था 65, वो घट करके कितना हो गया 64.81, ठीक है। लेकिन वही अगर आप मान लीजिए यहाँ पर जैसे 65.36, अब किसी का इससे ज़्यादा नंबर आया, मान लीजिए 66 आया है, तो 66 को अगर आप -66 में अगर आप 65.36 को माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.64 आ जाएगा इसका बचा हुआ। और इसको जब आप 1.19 से गुना करके प्लस 65.24 करेंगे तब जो आपके पास डेटा बनेगा वो बनेगा 66.0016। ध्यान से देखिए 66 से ये ज़्यादा नंबर हो चुका है, यानी कि इस वाली चीज़ के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आपका नंबर घटेगा या बढ़ेगा। इससे अगर आपका मार्क्स बहुत कम है तो समझ लीजिए कि घटेगा, और इससे अगर आपका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इससे अगर ज़्यादा है तो वो मार्क्स धीरे धीरे, मतलब ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना था हम लोगों का, 75 था ना, ठीक है। तो चांसेस रहते हैं मैक्सिमम कि 75 तक ही जाए, कभी कभी उसके आगे भी जाता है, ठीक है। तो उसके आगे मतलब कि इससे अगर ज़्यादा रहा तो मार्क्स आपका बढ़ेगा निश्चित है, घटेगा नहीं। बट अगर इससे कम है और काफ़ी कम है तो मार्क्स घटेगा, ये निश्चित है। तो घटना और बढ़ना ये निर्भर करता है इसी MIQ। ये क्या था हम लोगों का, MIQ यानी कि सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ith शिफ्ट। जो भी शिफ्ट है उसका जो मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन उन दोनों का जो एडिशन होगा उसके ऊपर निर्भर करता है कि रॉ मार्क्स आपका उससे कितना कम है या ज़्यादा है। तो ये था हमारा आज एनालिसिस। आप आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 12 अगस्त के जो भी बच्चे हमको सुन रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे अगर आप अपने मार्क्स बता दें, और ज़्यादा अगर मुझे 50, 60, 70 और मार्क्स मिल जाएँ तो मैं और अच्छे से एनालिसिस कर पाऊँगा 12 अगस्त की। बाकी 10 एंड 11 अगस्त का मैं 70 से 80% मैं कन्फर्म हूँ कि कुछ इसी तरीके का चीज़ होने वाला है। बाकी चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।